अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सी लतीफ़ एकेडमी। सो लास्ट वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। विल स्टार्ट विद क्वेश्चन जो कि अकाउंट्स असिस्टेंट 2013 के पेपर में पूछा गया था। Which one of the following is responsible for managing computers memory processes and its hardware and software? ऑप्शंस में रैम, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, रोम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है। बड़ा आसान एंड बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, आई टोल्ड यू दैट कंप्यूटर की मेमोरी प्रोसेसेस और उसके हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है दैट्स योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। रैम ये मेमोरी है, इसका मैनेजमेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये बस स्टोर करता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ये भी स्टोर करता है डेटा को, एंड रोम जो होती है ये भी डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, लेकिन मैनेजमेंट का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन नॉट बी टच्ड। तो ऐसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जिनको आप टच नहीं कर सकते, मतलब जो इनटेंजिबल होंगे, क्या उसको हार्डवेयर कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, फंक्शनल या फिर सॉफ्टवेयर कहेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दैट द इनटेंजिबल कंपोनेंट्स, जो कि ऐसे कंपोनेंट जिनको आप टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर होता है। सो सॉफ्टवेयर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। हार्डवेयर इज द टेंजिबल कंपोनेंट जिसको आप टच कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट और फंक्शनल इस नाम के कोई कंपोनेंट कंप्यूटर में नहीं होते हैं। Now, the question, next question is, Dydex is system software designed to help analyze, optimize और maintain a computer। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मेंटेन या उसको ऑप्टिमाइज, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बनाने के लिए यूज होता है? डेटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, फाइल सिंक्रोनाइजेशन, हार्ड डिस्क या फिर यूटिलिटीज प्रोग्राम। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, या जिन्हें हम यूटिलिटीज भी कहते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, या आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस में जो है उसका रोल होता है, या फिर सिक्योरिटी में उसका रोल होता है। सो यूटिलिटी प्रोग्राम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे शायद आप डेटा कॉम्प्रेशन की तरफ जाओ, बट यहाँ पे डेटा कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं लिखा हुआ है। अगर डेटा कॉम्प्रेशन सॉफ्टवेयर लिखा होता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन डेटा कॉम्प्रेशन का मतलब होता है डेटा को कंप्रेस करना। तो लेकिन ऊपर तो कुछ और ही दिया हुआ है, तो ये नहीं आ सकता। फाइल सिंक्रोनाइजेशन ये भी नहीं आ सकता। एंड देन वी हैव द हार्ड डिस्क, ये भी नहीं आ सकता क्योंकि हार्ड डिस्क भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज डायडेक्स इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके लिए कोड लिखा जाता है, जिसकी एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दी थी। तो जो प्रोग्रामर होता है, जो सॉफ्टवेयर का डेवलपर होता है, उसको जो एरर्स आते हैं उस दौरान जब वो सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, तो उन एरर्स को ढूंढने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स। क्या उसको टेस्टिंग कहते हैं, कंपाइलिंग कहते हैं, रनिंग कहते हैं, या फिर डीबगिंग कहते हैं? ना, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि जो एरर्स सॉफ्टवेयर में होते हैं, जो एरर्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के दौरान आते हैं, उनको हम बग्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बीयूजी। बग का मतलब होता है एन एरर इन इन द सॉफ्टवेयर कोड। अब उस बग को ढूंढने की जो प्रोसेस होती है, उस एरर को ढूंढने की प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। यू शुड नो इट, इट्स कॉल्ड एज डीबगिंग। अब यहाँ पे टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग बेसिकली होता है ये चेक करना कि आपका सॉफ्टवेयर है क्या वो करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। जब टेस्ट किया जाता है, टेस्ट से आपको क्या पता चलता है कि कहीं कोई बग तो नहीं है। फिर उस बग के ढूंढने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको डीबगिंग कहते हैं। ठीक है। देन वी आर द कंपाइलिंग। कंपाइलिंग का मतलब होता है प्रोग्राम को कंपाइल करना, मतलब उसको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। रनिंग मतलब उसको प्रोग्राम को रन कराना, एग्जीक्यूट कराना। तो यहाँ पे डीबगिंग वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। जब एक प्रोग्राम चल रहा होता है उसको क्या कहते हैं? मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया कि जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, मतलब जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम सीपीयू में, या जो जब वो रैम के अंदर होता है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड एज प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये आपको याद रखना है। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन इज बेसिकली द यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस का ही बना होता है। एंड देन वी हैव द प्रोसीजर। प्रोसीजर आप मान सकते हो कि लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी आप मान सकते हो कि ये एक तरह का ये बनेगा। ए ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप मान सकते हो, इट्स अ प्रोसीजर। फंक्शन एंड प्रोसीजर ये ऑलमोस्ट दो सेम चीजें हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज होती है। एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम फंक्शन या प्रोसीजर भी कहते हैं, और ये फंक्शंस और प्रोसीजर्स फिर मिलके एक कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस इज द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस स्टेट। अगर लास्ट लेक्चर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोसेस या जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर चलता है उसको अलग अलग स्टेज के थ्रू जाना पड़ता है।
तो वहां पे मैंने बात की थी कि सबसे पहले जब जो सीपीयू होता है, जो प्रोग्राम होता है, वो कहाँ पे होता है, वो न्यू स्टेट में होता है। जब वो कहाँ होता है, जब वो सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। तो जैसे ही वो सेकेंडरी स्टोरेज से कहाँ आता है, रैम के अंदर, तो वो रेडी स्टेट में आ जाता है। रेडी स्टेट से क्या हो सकता है कि रेडी स्टेट के बाद वो एग्जीक्यूशन स्टेट में चला जाएगा, या उसे आप रनिंग स्टेट भी कह सकते हो। फिर वहां से वो वेटिंग स्टेट में भी जा सकता है अगर उसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। और फिर वहां से कहाँ जाता है, वो वहां से वो टर्मिनेटेड स्टेट में जाता है जब वो खत्म होता है। स्टॉप्ड नाम की कोई स्टेट नहीं होती है, स्टॉप्ड की जगह पे वहां पे टर्मिनेटेड स्टेज होता है। तो वेटिंग स्टेट भी होता है, रनिंग स्टेट भी होता है। रनिंग स्टेट को हम एग्जीक्यूशन स्टेट भी कहते हैं। लेकिन स्टॉप्ड स्टेट नाम की कोई स्टेट वहां नहीं होती है, वहां पे टर्मिनेटेड स्टेट होता है। सो स्टॉप्ड इज नॉट ए प्रोसेस स्टेट। लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो अगर आपको ये समझ नहीं आया। Then we have the term used to describe the intangible instructions that tell the computer what to do is। कंप्यूटर की इंटेंजिबल इंस्ट्रक्शंस को आप क्या कहते हो? क्या उसको हार्डवेयर हार्डवेयर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्टोरेज कहते हैं, या आईओ कहते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि इंटेंजिबल होती है, जिनको आप टच नहीं करते। तो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर रेफर्स टू। सॉफ्टवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, फर्मवेयर, प्रोग्राम्स, पीपलवेयर। फर्स्ट इज फिजिकल कंपोनेंट, उसको तो हार्डवेयर कहेंगे। फर्मवेयर इज बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये भी नहीं आएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे पीपलवेयर को हम ह्यूमनवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी ऑप्शन 3, दैट्स प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स मिलके सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। सो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड एमएस वर्ड। इंटरप्रेटर अगर आपको याद होगा, ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। कंपाइलर ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन एमएस वर्ड जो है ये एक जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें से फॉल्स है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम दैट डज द रियल वर्क फॉर द यूजर। हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वही असल काम करता है यूजर के लिए। तो ये वाला तो ठीक है। दे आर डिजाइन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। दे का मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। ये भी हमने पढ़ा था, ये भी ट्रू है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजुअली हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। उनको जब बनाया जाता है तो जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है उनमें जावा होती है, पाइथन होती है, C++, सी शार्प, ऐसी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। और ये सारी लैंग्वेज जो होती हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूजुअली असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजुअली हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो ये वाला फॉल्स हो गया। यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन ए सिंगल सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये तो करेक्ट है, आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे या एक ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आपके मोबाइल फोन में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड, लेकिन उसके ऊपर आप बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरली रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज, ये फॉल्स है। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट शुड बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरली रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? A system software is written in a low level language like a machine or assembly language। ये करेक्ट है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो या तो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, मतलब या मशीन लैंग्वेज बाइनरी में लिखे जाएंगे, या फिर असेंबली लैंग्वेज में ज्यादातर लिखे जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स रनिंग व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑन एंड रन्स अंटिल द सिस्टम इज पावर्ड ऑफ। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर ये यहाँ पे बताता है कि वो स्टार्ट होता है जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो और तब तक चलता रहता है जब तक कंप्यूटर ऑफ नहीं होता। ये भी करेक्ट है क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक चलता है जब तक आपका सिस्टम जो है वो ऑफ नहीं होता। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नीड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन। ये भी करेक्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है रन होने के लिए। एंड देन वी हैव द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ सिस्टम लाइक मेमोरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एटसेट्रा। ये इनकरेक्ट है क्योंकि मैंने बताया था कि ये काम जो होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम रिसोर्सेज को मैनेज करना नहीं है। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? MS विंडोज ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दस दिस इज ऑल्सो ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, देयरफॉर इट इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 MS ऑफिस वुड बी करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next one, which of the following is true with reference to hardware and software of a computer? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इनमें से जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सॉफ्टवेयर इज द टैंजिबल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, पहला ही यहाँ पे गलत है। सॉफ्टवेयर टैंजिबल नहीं है बल्कि इनटैंजिबल कंपोनेंट है। सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, ये वाला ट्रू है। सॉफ्टवेयर काम करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर, ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है डेप्थ में कि ये क्या चीज होती है। The actual execution of instructions is done by the software, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो होती है इंस्ट्रक्शंस की वो कौन करता है? वो हार्डवेयर करता है, वो CPU करता है। A collection of softwares is called a program, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि collection of software is not called a program, rather it should be a collection of programs is called a software। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 would be the correct option। Softwares acts as an interface between the user and the hardware। Moving on to the next one, which of the following is not a system software, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, असेंबलर ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लेकिन क्रोम जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो दिस गूगल क्रोम जो है ये एक ब्राउजर है और ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, MS एक्सेल इज द MS एक्सेल क्या है? क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है? नहीं है। क्या ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? नहीं है। क्या ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? नहीं है। क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? यस, इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट्स अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ये स्प्रेडशीट्स की कैटेगरी में आता है। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Moving on to the next one, the softwares that perform specialized tasks like word processing, spreadsheets, email, photo editing, etc. are called, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि स्पेशलाइज्ड टास्क करते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या ईमेल, फोटो एडिटिंग जैसे जो टास्क करते हैं, स्पेशल टास्क के लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, क्या वो सिस्टम यूटिलिटीज होती हैं? नहीं, ये तो नहीं होती है। सिस्टम यूटिलिटीज तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या फिर आपकी सिस्टम की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। स्पेशल सॉफ्टवेयर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर हमने देखे नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करेक्ट ऑप्शन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये काम नहीं होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग। आप देखते हो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं या स्प्रेडशीट जो होते हैं वो सारे किस में आएंगे? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड 4 यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जनरली रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, ये करेक्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं डिजाइन और अंडरस्टैंड करना, ये भी करेक्ट है क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल दूंगा जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसमें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड है, उसको लिखने के लिए मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ी थी, तो अब उसको समझना कितना मुश्किल होगा। फास्ट इन स्पीड, ये भी करेक्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर फास्ट होते हैं इन स्पीड एंड देन वी हैव नीड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन, ये इनकरेक्ट है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है रन करने के लिए, रादर इट इज द ऑपोजिट वे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जरूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की रन होने के लिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट कंटेन ओनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से किस में सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही नहीं है? तो MS वर्ड ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ ये एक DTP है, दैट इज योर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। गूगल शीट जो है ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि आएगा आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। VLC मीडिया प्लेयर ये एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। MS एक्सेस जो है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आएगा आपकी स्प्रेडशीट जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एवेस्ट जो है, एवेस्ट क्या है? अगर आपको याद होगा, एवेस्ट एक एंटीवायरस है एंड यू नो दैट एंटीवायरस किस में आते हैं? एंटीवायरस आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ऐसे ही डिस्क डबलर जो है, डिस्क डबलर जो है ये आपका डिस्क डबलर कहाँ पे आएगा? डिस्क डबलर आपका आएगा डिस्क कंप्रेसर में, एंड डिस्क कंप्रेसर जो होता है डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। गूगल स्लाइड्स ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यहाँ पे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी 2 है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोबे फोटोशॉप ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्रोम ब्राउजर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोबे एक्रोबैट रीडर ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, VLC मीडिया प्लेयर ये भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। इलस्ट्रेटर
ये भी आपकी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आएगा। फायरफॉक्स ये भी एक ब्राउजर है एंड ब्राउजर इज आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 दैट्स एमएस एक्सेस, अवेज, डिस्टबलर एंड गूगल स्लाइड्स, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। और आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, मैंने बताया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती हैं, वन इज द जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, अदर इज द स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम जो है, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये आपकी स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक स्पेशल काम के लिए या सिर्फ सारे यूजर जो होंगे इसके वो ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही काम के लिए इसको यूज करते होंगे। तो ये तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ये भी एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर ये भी एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपको याद होगा, मैंने एग्जांपल में पहले यही दी थी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड, इसको मल्टीपल यूजर्स जो होते हैं वो मल्टीपल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज नॉट एन एप्लीकेशन, नॉट ए स्पेसिफिक पर्पज software, rather it's a general purpose software. Next is the programs which perform tasks related to the maintenance and enhancement of computer system are called। कंप्यूटर की मेंटेनेंस या उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये बार बार मैं रिपीट करता रहा हूँ। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज डाइजेस्ट, मींस दैट द सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल। जिनका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है उन सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? अगर आपको याद होगा, फायरवेयर इस नाम का कोई हमने देखा नहीं, फ्री सोर्स इस नाम का भी हमने कोई नहीं देखा, बट वी सॉ दैट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है इंटरनेट के ऊपर, जिसको लोग डाउनलोड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्मवेयर हम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की कॉम्बिनेशन को कहते हैं। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स इंक्लूड। यूटिलिटी प्रोग्राम्स में क्या क्या आते हैं? एंटीवायरस हाँ आते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर हाँ आते हैं, डिस्क क्लीनर हाँ आते हैं। ऑल ऑफ दीज, यस, ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यू कैन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपको डिस्क कंप्रेसर सॉफ्टवेयर आएंगे, डिस्क फ्रैगमेंटर्स आएंगे, एंटीवायरस आएंगे, डिस्क क्लीनर्स, टेक्स्ट एडिटर्स, बैकअप सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे जो है ये सिस्टम, ये जो है एंटीवायरस ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, बैकअप जो है ये मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, डिस्क क्लीनर जो है ये आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। सो ये सारे जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आएंगे। देन वी हैव द टर्म फर्मवेयर रेफर्स टू। फर्मवेयर क्या होता है? अगर आपको याद होगा, मैंने बताया फर्मवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द हार्ड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्ड कंपोनेंट, हार्ड का मतलब क्या है? ऐसी तो कोई चीज नहीं होती। इंटेंजिबल कंपोनेंट जो होते हैं उनको तो हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यूजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम उसको तो हम ह्यूमन वेयर कहते हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वुड बी द फर्मवेयर। सो ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is not related to an application software? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड नहीं है? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, इट्स ऑल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वीडियो प्लेयर, ये भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। एंटीवायरस, दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रादर इट्स a यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज which of following is not a text editor software? इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है? टेक्स्ट एडिटर आप मान सकते हो जैसे अब वर्ड प्रोसेसर आपके होते हैं, वर्ड प्रोसेसर आप मान सकते हो वो टेक्स्ट एडिटर ही होते हैं, लेकिन टेक्स्ट एडिटर से ज्यादा फंक्शनैलिटीज होती हैं उसमें। अब ज्यादा अच्छे से या ज्यादा बेटर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में। टेक्स्ट एडिटर में आप सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। नोटपैड ये विंडोज में आता है, ये एक सिंपल और बेसिक सा एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। वर्ड पैड ये भी विंडोज में आता है, दिस इज ऑल्सो ए टेक्स्ट एडिटर। विम जो है, विम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट एडिटर है, ये भी आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो ए टेक्स्ट एडिटर। लेकिन एडोबे एक्रोबैट रीडर जो है ये एक टेक्स्ट एडिटर नहीं है। एडोबे एक्रोबैट रीडर में आप क्या टेक्स्ट एडिट कर सकते हो? क्या आप उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो? नहीं, रादर दिस इज ए पीडीएफ रीडर। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज बैकअप। बैकअप क्या होता है? कनेक्ट हिज नेटवर्क टू मोर कंपोनेंट, नहीं, इसका बैकअप से तो कोई मतलब नहीं है। मेकिंग ए डुप्लीकेट ऑफ डेटा एंड सेविंग इट इन सम अदर स्टोरेज, यस, बैकअप का यही मतलब होता है कि आप अपने डेटा की डुप्लीकेट बनाते हो, उसको कॉपी करते हो और कहीं दूसरी स्टोरेज पे, किसी दूसरी डिवाइस पे उसको स्टोर कर देते हो, दैट इज व्हाट बैकअप इज। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग डीफ्रैगमेंटेशन। डीफ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज रीअरेंज्ड ऑन ए यूएसबी to make the retrieval of data quicker. Information is rearranged on a hard drive to make the retrieval of data slower. और आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डीफ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि जहां जहां पे खाली स्पेस होगी वहां पे रीअरेंजिंग होती है और डेटा को जो है एक दूसरे के पास लाया जाता है, ताकि जो फ्री स्पेस है जो डिस्क के अंदर, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि सेकेंडरी स्टोरेज में
हार्ड ड्राइव में जहां जहां पे कोई एम्प्टी स्पेस होगी उसको फिल किया जाता है बाय rearranging the data. So information is rearranged on a hard drive would be the correct option. A software program that adds functionality to a computer or help your computer perform better is called, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है या फिर को ऐड करता है आपकी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को, या आपके कंप्यूटर जिससे बेटर परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहेंगे? ये सिंपल सा है, इट्स कॉल्ड एज द यूटिलिटी प्रोग्राम्स. ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच मेक्स अ डिवाइस फंक्शनल एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द ओएस एंड द डिवाइस. एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके डिवाइस को फंक्शनल बनाता है, कोई भी डिवाइस होगा इनपुट आउटपुट, और इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट डिवाइस. उसको हम क्या कहते हैं? अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक डिवाइस को फंक्शनल, एक डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर बनाता है. सो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज द मेन पर्पस ऑफ डाइजेस्ट इज टू रिजॉल्व रेफरेंस अमंग फाइल्स. टेक्स्ट एडिटर, लोडर, एंटीवायरस, लिंकर और डाइजेस्ट. ठीक है, तो ये 4 हमारे पास ऑप्शन है. तो यहाँ पे बताना है कि कौन से सॉफ्टवेयर का काम होता है टू रिजॉल्व रेफरेंसेस अमंग डिफरेंट फाइल्स. जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वी सॉ दैट सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स. एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. अब उन प्रोग्राम्स में एक दूसरे को वो रेफर भी करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन भी होता है. तो उन कनेक्शंस या फिर उन रेफरेंसेस को रिजॉल्व कौन करता है, कौन उन रेफरेंसेस को एक तरह से आप मान सकते हो कि कौन उनको डिकोड करता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है लिंकर. यू शुड नो दैट इट्स कॉल्ड एज लिंकर. तो लिंकर जो होता है, लिंकर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जो कि रिजॉल्व करता है रेफरेंसेस अमंग डिफरेंट फाइल्स और रेफरेंसेस अमंग डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं. सो लिंकर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. इसके साथ एक लोडर भी होता है, तो ये भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है दैट लोड्स द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी. अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो क्वेश्चन है उन पे आएंगे, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन जो कि पंचायत अकाउंट सेशन के पेपर में आया था. विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि विंडोज जो है ये एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है. बाकी अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि एंड्रॉइड जो है ये लिनक्स की कर्नल पे बेस्ड है. तो लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. लिनक्स भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. वैसे ही अगर आपको FreeBSD का पता भी नहीं होता, यू वुड हैव डेफिनेटली अपने विंडोज पे टिक किया होता FreeBSD भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. तो याद रखना है कि विंडोज या फिर मैक ओएस ये दोनों प्रोप्राइटरी या फिर क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर हैं. बाकी अगर आप देखोगे लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, FreeBSD या लिनक्स की जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है, उबुंटू है, काली है, वो सारे जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं. यू शुड नो अबाउट दिस. तो विंडोज इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ क्लोज सोर्स और कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है. फोटोशॉप क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है. मैकैफे एंटीवायरस, एप्पल के जो सॉफ्टवेयर होंगे चाहे वो मैक ओएस है, उनके जितने भी सॉफ्टवेयर है, एप्पल वर्क्स एक्सेट्रा, वो सारे क्लोज सोर्स है. विंडोज जो है वो एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऐसे ही विंडोज फोन का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, या आईओएस जो है आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी क्लोज सोर्स है. इन सब का जो सोर्स कोड है वो सिर्फ उसके बनाने वाले के पास है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या जिस कंपनी ने इसको बनाया होगा. अगर हम ओपन सोर्स की बात करें, ये लिनक्स का यहाँ पे सिंबल है, तो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स है. मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउजर है वो ओपन सोर्स है. ओपन ऑफिस जिसका मैंने आपको बताया था, ओपन ऑफिस .org के अलग अलग जैसे ऑफिस में आपके आते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, वैसे ही इनके भी अलग अलग स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं. तो ओपन ऑफिस के भी सॉफ्टवेयर जो है वो सारे के सारे ओपन सोर्स है. एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी ओपन सोर्स है क्योंकि ये लिनक्स के कर्नल पे बेस्ड है. ऐसे ही लिनक्स में उबुंटू अगर होगा वो भी है. वैसे ही सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे किन में, जो पहले बटन वाले फोन होते थे, वो भी आपका ओपन सोर्स है. तो ये सारे जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. पीए के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2020 में. ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा मेन फंक्शन है? मैनेज द प्रोसेसर एंड असाइन टास्क्स व्हिच आर टू बी परफॉर्म्ड. अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्रोसेसर को मैनेज करने का काम, सीपीयू मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. एंड असाइन टास्क व्हिच आर टू बी परफॉर्म, इसका मतलब है कि कौन सी टास्क जो है या कौन सा प्रोग्राम सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है. तो ये वाले फंक्शन तो है. एलोकेट मेमोरी एंड स्टोरेज एरिया टू द सिस्टम एंड यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा. इसका मतलब है कि जो रैम होगी या स्टोरेज एरिया मतलब जो सेकेंडरी स्टोरेज होगी वो किस किस यूजर प्रोग्राम मतलब किस किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मिलेगी, वो भी डिसाइड कौन करता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, पहली वाली तो प्रोसेस सीपीयू मैनेजमेंट हो गई, ये वाली तो मेमोरी मैनेजमेंट हो गई, या फिर इसके अलावा इसको आप सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट भी कह सकते हो. तो ये दोनों फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की.
कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये भी काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कोऑर्डिनेट कराने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। जब इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी ही नहीं तो आप वर्ल्ड वाइड वेब मतलब इंटरनेट के साथ कैसे कनेक्ट कर पाओगे? तो ये तो इम्पॉसिबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये फंक्शन नहीं कर सकता। सो ऑप्शन आई एंड जो कि 1 2 एंड 3 है, सो यहाँ पे ऑप्शन 1 2 एंड 3 ओनली, दैट्स ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, डिवाइस ड्राइवर्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम की। देन वी हैव द क्वेश्चन जो कि अकाउंट्स असिस्टेंट 2014 के पेपर में पूछा गया है, व्हाट इज कर्नल? कर्नल क्या है? कलेक्शन ऑफ ओएस प्रोग्राम्स इन मेमोरी, कलेक्शन ऑफ यूजर प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ इंटरप्ट्स, कलेक्शन ऑफ जॉब्स। अगर आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था दैट ए कर्नल इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स या फिर जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं या जो कोर प्रोग्राम्स होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनको हम कर्नल कहते हैं। अब यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कलेक्शन ऑफ कोर प्रोग्राम्स या मेन प्रोग्राम्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कलेक्शन ऑफ यूजर प्रोग्राम्स ये नहीं हो सकता। क्या कर्नल कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है? नहीं। कलेक्शन ऑफ इंटरप्ट्स एंड जॉब्स ये भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इन मेमोरी। कैसे? इसका क्या मतलब है? दरअसल जो कोर प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कोर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सबसे पहले लोड होते हैं मेमोरी में और वो ऑलमोस्ट हमेशा रैम के अंदर ही रहते हैं। तो यहाँ पे लिखना है ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट होगा, दैट कलेक्शन ऑफ ओएस प्रोग्राम्स इन मेमोरी आर बेसिकली द कर्नल। तो थोड़ी सी लूज इन्होंने डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, इट शुड हैव बीन द कलेक्शन ऑफ कोर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज द कर्नल। अब इन्होंने ये लिखा है कि इन मेमोरी, वो भी एक तरह से सही है क्योंकि जो कोर प्रोग्राम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो हमेशा ऑलमोस्ट मेमोरी के अंदर ही रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कोर प्रोग्राम्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट या सीपीयू मैनेजमेंट के लिए, वो कर्नल, उन्हें कर्नल कहा जाता है। बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं लाइक फाइल मैनेजमेंट के लिए, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए, यूजर इंटरफेस के लिए, वो कर्नल के अंदर नहीं इंक्लूड किए जाते। तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसलेटर बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर इज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में ट्रांसलेटर का काम कौन करता है? अब यहाँ पे इंटरप्रेटर, कंपाइलर, प्रिंटर, डिवाइस ड्राइवर, ये कुछ ऑप्शंस है। हार्डवेयर मतलब जो आउटपुट डिवाइसेस होंगे या इनपुट डिवाइसेस होंगे, उनके और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ट्रांसलेटर का काम कौन करता है? बेसिकली जो बाहर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो डेटा आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक मतलब पहुंचाना, उसको ट्रांसलेट करा के पहुंचाने का काम वो कौन करता है? क्या वो इंटरप्रेटर करता है? नहीं, इंटरप्रेटर तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में डेटा को कन्वर्ट करता है। ऐसे कंपाइलर का भी सेम काम होता है। प्रिंटर ये तो एक आउटपुट डिवाइस है, और डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक्सेस दिलाते हैं डिवाइसेस का या फिर हार्डवेयर का। तो यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यूजर होता है वो एप्लीकेशन के साथ या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर के साथ इंटरैक्ट करता है और डिवाइस ड्राइवर जो है वो डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैमरा यूज करना है तो कैमरा एक हार्डवेयर है या फिर एक डिवाइस है। आप क्या करोगे? आप यूजर हो, आप सबसे पहले आपको एक कैमरा एप्लीकेशन चाहिए, जो एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या फिर फोन में होती है, तो एप्लीकेशन चाहिए, तो आप उसके साथ इंटरैक्ट करोगे। वो एप्लीकेशन जो होगी उसमें कोड लिखा होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिस्टम कॉल करेगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज भेजेगा कि मुझे कैमरा का एक्सेस चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइस ड्राइवर जो कि एक सॉफ्टवेयर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस ड्राइवर को मैसेज करेगा कि मुझे उस डिवाइस या फिर उस कैमरा का एक्सेस चाहिए, तो वो डिवाइस ड्राइवर जो है वो कैमरा का एक्सेस प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है डिवाइस ड्राइवर, इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ और क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज, लिनक्स, ओरेकल और डीओएस। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऐसी डॉस ये एमएस डॉस जो माइक्रोसॉफ्ट ने पहले बनाया था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओरेकल जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो ओरेकल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज? तो एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब रिलीज हुआ था? 1994, 1990, 1992 और 1985 में। तो यहाँ पे
आपको याद रखना है कि 1971 में यूनिक्स आया था, 1984 में मैक, 1985 में विंडोज और 1991 में लिनक्स। ठीक है, तो 1985 में विंडोज का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तो 1985 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल। तो हमें बताना है नोटपैड में जो फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, .txt, .xls, .ppt और .bmp। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, इसमें टेक्स्ट फाइल्स हम बना सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल जो होती हैं उनका एक्सटेंशन, मतलब जब फाइल सेव करते हो तो पीछे एक एक्सटेंशन लगता है, वो .txt होता है, मतलब .text। तो .txt नोटपैड फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे .xls जो होता है ये एक्सेल फाइल्स का एक्सटेंशन है, .ppt पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो आप बनाते हो फाइल्स उनका एक्सटेंशन है, और .bmp ये इमेज फाइल्स का एक्सटेंशन। तो .txt इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट एल्स इज अ कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड। हमें बताना है कमांड इंटरप्रेटर को हम क्या कहते हैं। प्रॉम्प्ट कहते हैं, कर्नल कहते हैं, शेल कहते हैं, फिर कमांड कहते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कमांड बेस्ड या फिर कमांड यूजर इंटरफेस जिनमें होता है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स कमांड बेस्ड होते हैं, मतलब जिनमें आप कमांड्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो सिस्टम को, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है आपके विंडोज में, आप कुछ कमांड लिखते हो तो उसके थ्रू आप कोई काम कर सकते हो। मतलब अगर आपको सी के यूजर फोल्डर में हो और यूजर्स फोल्डर के अंदर DCW फोल्डर के अंदर हो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जितने भी इस DCW3 फोल्डर में जो भी फाइल्स है वो लिस्ट हो जाए, तो आप dir कमांड दे सकते हो। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, लाइक आप फाइल्स को ओपन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो कमांड्स के थ्रू। हमें बताना है कि ये जो कमांड्स होती हैं जो आप यहाँ से देते हो उसको जो इंटरप्रेट करता है, अंदर एक प्रोग्राम होता है जो कि उन कमांड्स को इंटरप्रेट करता है, उनको समझता है और फिर उसी हिसाब से जो है आपके सामने आउटपुट प्रेजेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं। उसको मैंने ऑलरेडी बताया कि उसको हम शेल कहते हैं। तो शेल एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कमांड्स को इंटरप्रेट करता है और उसी हिसाब से आपके सामने रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो शेल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट। हमें बताना है फैट की फुल फॉर्म क्या है। फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल और फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। तो फैट दरअसल ये एक फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि फाइल्स को मैनेज करते हैं। अब डिफरेंट फाइल सिस्टम्स है, लाइक NTFS है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फैट है फाइल एलोकेशन टेबल, XFAT इट्स एक्सटेंडेड फैट, HFS इट्स हायरार्किकल फाइल सिस्टम्स और EXT एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ये डिफरेंट फाइल सिस्टम्स होते हैं। और अगर आप विंडोज में देखोगे, अगर आपने कभी पेन ड्राइव फॉर्मेट की होगी, वहां पे ऑप्शन आता है चूज फाइल सिस्टम, तो आप किसी भी फाइल सिस्टम को चूज कर सकते हो, तो वही फाइल सिस्टम जो है वो आपकी पेन ड्राइव में उसी हिसाब से आपकी फाइल जो है सेव होंगी। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो फैट मींस फाइल एलोकेशन टेबल, तो यहाँ ऑप्शन 2 जो है फाइल एलोकेशन, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। Next is BIOS is used by operating system, by compiler, by interpreter, by application software. BIOS को कौन यूज करता है। तो BIOS is basic input output system। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि BIOS जो है जब ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपका सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो हार्डवेयर जो होता है, डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेज जो आपके कंप्यूटर में होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में और उनको कॉन्फ़िगर करने में BIOS जो है वो इस्तेमाल होता है। तो उसको यूज कौन करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट होता है तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पहले देखना होता है कि कौन कौन सी डिवाइसेस अभी इस सिस्टम में कनेक्टेड है, तो उनको कॉन्फ़िगर करने में और उनको आइडेंटिफाई करने में BIOS यूज होता है और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब होता है, स्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉलिंग द प्रोग्राम टू स्कैन टू टर्न ऑफ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बूट करने का मतलब स्टार्ट करना, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने को हम बूटिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट, स्टार्टिंग कंप्यूटर, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज्ड इन टू प्रिवेंट डेडलॉक, टू डेडलॉक रिकवरी, टू सॉल्व द डेडलॉक, नन ऑफ दिस। तो बैंकर्स एल्गोरिथम मैंने पढ़ाया नहीं, आपको पढ़ना भी नहीं है, बट हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम ये भी होता है कि उसे डेडलॉक हैंडल करना पड़ता है। तो डेडलॉक हैंडल करने के लिए क्या एक एल्गोरिथम है, जिस एल्गोरिथम को यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक को प्रिवेंट करता है होने से। तो यहाँ पे टू प्रिवेंट डेडलॉक इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। क्या ये एक प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, या नन ऑफ दीज है। प्राइवेट नहीं, विंडोज का नहीं है ये। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि लिनक्स जो है ये लाइनस टॉर्वाल्ड्स ने बनाया था और इसका सोर्स कोड जो है उन्होंने पब्लिक कर दिया था। अब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस आती है लिनक्स की, क्योंकि सोर्स कोड अब पब्लिकली अवेलेबल है, तो बहुत सारे लोग उस कोड को चेंज करके इसकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस बनाती हैं, डिफरेंट आप कह सकते हो वर्जन्स बनाते हैं, जो कि लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें बताना है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 98, मैक ओएस, एमएस डॉस या ऑल ऑफ दीज। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिन पे एट अ टाइम एक ही यूजर काम कर सकता है। यहाँ पे विंडोज 98 है, मैक ओएस है और एमएस डॉस है। तो एमएस डॉस ये पुराना था, ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज 98 और मैक ओएस ये भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, क्योंकि एट अ टाइम इन पे भी एक ही यूजर काम कर सकता है। अगर हम कुछ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो उनमें लिनक्स आते हैं, यूनिक्स आते हैं और ओपन वीएमएस आते हैं। ये कुछ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो यहाँ पे तीनों जो है ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही है। तो ऑप्शन 4 जो है ये ऑल ऑफ दीज है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि विंडोज 7 में या ऐसे आता है, जब स्टार्ट करते हो आप कंप्यूटर तो किसी किसी में यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स भी होते हैं। लाइक यहाँ पे एक यूजर है, यहाँ पे एक यूजर है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो एक डेस्कटॉप खुलेगा, अगर आप यहाँ पे ओपन करोगे इस वाले पे क्लिक करके तो एक दूसरी होम स्क्रीन या फिर एक दूसरा डेस्कटॉप आपके सामने आएगा। तो ये दो यूजर्स आप एक ही यूजर कंप्यूटर के ऊपर चला सकते हो, बट साइमल्टेनियसली आप दोनों को नहीं चला सकते हो। एट ए टाइम आप एक ही यूजर जो है इसमें लॉग इन कर सकता है, तो इसको हम कहेंगे सिंगल यूजर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमें बताना है इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। विंडोज 7, वर्डपैड, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें ऑप्शन 1 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बाकी तीन जो है ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब एट अ टाइम आप एक ही प्रोग्राम चला सकते हो। लिनक्स, विंडोज, मैक या एमएस डॉस। लिनक्स जो है ये एक ओपन सोर्स मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ये क्लोज सोर्स मल्टीटास्क सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ये क्लोज सोर्स मल्टीटास्क सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एमएस डॉस जो है ये एक क्लोज सोर्स सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसमें एट अ टाइम आप एक ही टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो एमएस डॉस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू यूज फॉर ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, तो हमें बताना है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मतलब जहां पे एक सर्वर होता है जिसके साथ बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं, ऐसे सिस्टम में आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड हो, वो कौन सा हो सकता है। मैक, एमएस डॉस, विंडोज एक्सपी या फिर विंडोज 2000। विंडोज 2000 जो है ये एक विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज का सर्वर्स के ऊपर जो इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इसलिए विंडोज 2000 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि एक सर्वर के ऊपर चल पाए, मतलब जिसके साथ बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट हो पाए, तो हम कह सकते हैं एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैक, एमएस डॉस और विंडोज एक्सपी ये सिंगल यूजर है, तो ये सब नहीं चलेंगे। विंडोज 2000 जो है ये एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें ऑप्शन 4 जो है विंडोज 2000 ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंटेन्ड इन द प्राइमरी नेम ऑफ द फाइल ऑफ एमएस डॉस, अप टू 8 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स, अप टू 10 कैरेक्टर्स, नन ऑफ द अबव। तो हमें बताना है इनमें से एमएस डॉस में जो फाइल्स होती हैं, फाइल का जो नाम होता है उस नाम में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। क्या वो 8 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं या नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फाइल है जिसका नाम document.txt रखा है आपने, तो डॉक्यूमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैरेक्टर्स है, तो ये एक वैलिड नेम है। ये आप ऐसा नाम रख सकते हो कि एक एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जिस सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड होगा वहां पे किसी फाइल का नाम आप document.txt रख सकते हो, लेकिन documents.txt नहीं रख सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखोगे इसमें 9 कैरेक्टर्स आते हैं और मैक्सिमम एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में 8 ही कैरेक्टर्स एक फाइल नेम में हो सकते हैं। तो यहाँ पे अप टू 8 कैरेक्टर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, a collection of programs that manage hardware, system service provided to the application programs and interface between the application programs and the hardware, all of the above। फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे a collection of programs that manages hardware, ये करेक्ट है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर जो होता है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है और इसका काम होता है हार्डवेयर को मैनेज करना। नेक्स्ट, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स तभी चल पाते हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन 2 है ये भी करेक्ट है। ऑप्शन 3 जो है एन इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर, अगर आप किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को या फिर अगर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर को एक्सेस करना होगा तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के थ्रू हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है ये भी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जब यूजर को किसी हार्डवेयर को एक्सेस करना होता है तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैसेज भेजता है या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइस ड्राइवर्स को और फिर डिवाइस ड्राइवर जो है वो डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट।
option. Next, which of the following is a function of the operating system? Process management, memory management, CPU management, hardware management, all of these. तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी फंक्शंस परफॉर्म करता है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, सीपीयू मैनेजमेंट और हार्डवेयर मैनेजमेंट. तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? हमें बताना है इनमें से कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है. ठीक है, तो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो FCFS है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. नेक्स्ट इज SJF, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये भी आता है. थर्ड इज राउंड रॉबिन, तो ये भी आता है. RTFS ऐसा कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं होता है, तो RTFS इज नॉट ए CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. Next, which of the following CPU scheduling algorithms the priority is given on the base of arrival? हमें बताना है इनमें से कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में अराइवल की बेसिस पे प्रायोरिटी दी जाती है. मतलब जो जितना जल्दी अराइव होगा या फिर जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर सबसे पहले अराइव होगा उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी या फिर वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. तो SJF ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, मतलब सबसे छोटा जो होगा, सबसे कम टाइम जिस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को रन होने में लगेगा वो सबसे पहले रन होगा. राउंड रॉबिन, इसमें सबको सेम टाइम मिलता है, कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती. प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इसमें प्रायोरिटी मिलती है लेकिन अराइवल की बेसिस पे नहीं मिलता है. FCFS जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये अराइवल की बेसिस पे मिलता है क्योंकि सबसे पहले जो आएगा सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब अराइवल की बेसिस पे CPU शेड्यूलिंग होगी. तो FCFS इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. हमें बताना है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है. मैक ओएस तो नहीं है क्योंकि ये सिंगल यूजर है. विंडोज 98 ये भी सिंगल यूजर है. OpenVMS मल्टी यूजर है. MS-DOS सिंगल यूजर है. तो OpenVMS इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, एन OS that allows more than one process to be executed concurrently is called. एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें concurrently मतलब एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेसेस या फिर सॉफ्टवेयर चल सकें उसको हम क्या कहते हैं? मल्टी यूजर कहते हैं? नहीं, मल्टी यूजर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एट अ टाइम एक से ज्यादा यूजर्स जो हैं वो काम कर पाएं. मल्टीटास्किंग, हाँ, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एट अ टाइम एक से ज्यादा प्रोसेसेस या फिर एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर या एक से ज्यादा एप्लीकेशंस रन हो पाएं. तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, डाइजेस्ट आर ऑफन यूज्ड इन एप्लीकेशंस सच एज फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम, मिलिट्री एप्लीकेशंस एटसेट्रा. तो मिलिट्री एप्लीकेशंस या फिर फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स और नन ऑफ दीज. मैंने आपको बताया ये कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है उनकी एप्लीकेशंस मिलिट्री सिस्टम्स या फिर फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम्स में होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. लिनक्स को लाइनस टॉर्वाल्ड्स ने बनाया था. तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था. डेनिस रिची और केन थॉम्पसन जो है इन्होंने यूनिक्स बनाया था. डेनिस रिची जो है इन्होंने और एक चीज बनाई थी जो कि है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो लाइनस टॉर्वाल्ड्स इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पेक्टिवली आर. हमें बताना है मोस्ट वाइडली यूज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है. तो डेस्कटॉप्स के ऊपर सबसे ज्यादा जो दुनिया में यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज है और सर्वर्स के ऊपर जो यूज होता है वो लिनक्स है. तो विंडोज एंड लिनक्स आर द करेक्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, विंडोज एंड लिनक्स. विंडोज NT न्यू टेक्नोलॉजी इज अ फैमिली ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स फ्रॉम. हमें बताना है विंडोज NT किन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कहते हैं. वो जो 1985 से लेकर 2000 तक थे या फिर 2000 से लेकर आज तक जो चलते आ रहे हैं, 1993 टू 1996, 1990 टू 2000. तो ये आपको याद रखना है 1993 से लेकर 1996 तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स विंडोज़ के थे उनको विंडोज़ NT भी कहते हैं. ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन आए कि विंडोज़ 9X अगर होगा 9 एंड X, तो 9X ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कहते हैं जो कि 90s में थे. मतलब विंडोज़ 90s में जो थे 98 जैसे हैं तो उनको हम कहते हैं विंडोज़ 9X. तो विंडोज़ NT 1993 से लेकर 1996 तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे उनको कहते हैं. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के जो थे, विच आर फॉलोइंग आर CUI बेस्ड OS. तो हमें बताना है इनमें से CUI बेस्ड OS कौन सा है, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड OS कौन सा है. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब जहाँ पे आप ऐसे कैरेक्टर्स के थ्रू, मतलब आप कमांड्स लिखते हो और कमांड्स के थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम को या फिर अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो. मतलब आपके पास GUI नहीं है. अगर आपको फाइल ओपन करनी है तो आप ऐसे किसी आइकन पर क्लिक करके उसको ओपन नहीं करोगे. आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है, उस कमांड के थ्रू आप फाइल को ओपन कर पाओगे. वैसे ही अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप कमांड के थ्रू वो काम कर सकते हो. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम CUI बेस्ड है. ठीक है, तो विंडोज 10 और 7, तो विंडोज 10 और 7 इनमें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है. आप आइकन्स पे क्लिक करके डिफरेंट काम कर सकते हो. यहाँ पे मैक OS और विंडोज 10 है, ये दोनों भी GUI बेस्ड ही हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ही हैं. MS-DOS और लिनक्स ये दोनों जो थे ये दोनों CUI बेस्ड
जिसे हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ये दोनों जो है ये CUI बेस्ड OS थे। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच आर फॉलोइंग इज नॉट एन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें बताना है इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब जो मोबाइल डिवाइसेस पे ऑपरेट होता है। यहाँ पे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैंने पढ़ा है, ये पुराने फ़ोन्स में होता था। वो ब्लैकबेरी, ये भी ब्लैकबेरी के फ़ोन्स में आता है, पुराना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप्स या पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर होता है। एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं उन पे होता है। तो ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मैक ओएस इज the correct option है। The process of transferring data intended for a peripheral device into a disk so that it can be transferred to peripheral at a more convenient time or in bulk is known as। ऐसी प्रोसेस जहां पे हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं किसी पेरिफेरल डिवाइस से डिस्क में, या फिर जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगे वहां से जो डेटा आएगा उसको डिस्क में टेम्पोरली सेव किया जाता है, और फिर जो CPU होता है वो बाद में उस डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन करता है। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या उसे मल्टी प्रोग्राम कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं, कैशिंग कहते हैं, फिर वर्चुअल प्रोग्रामिंग कहते हैं? ये मैंने पढ़ा है, इसको स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग में जब एक CPU कोई काम कर रहा होता है तो अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई डेटा आता है वो टेम्परेरली सेव होता है हार्ड डिस्क में। तो जब CPU फ्री होता है वो फिर उसके ऊपर हार्ड डिस्क से उसे मेमोरी में लेके आता है और फिर उसके ऊपर कोई ऑपरेशन कर सकता है। तो यहाँ पे स्पूलिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन DOS द DIR कमांड इज यूज फॉर। हमें बताना है DOS जो MS DOS है उसमें DIR कमांड किस लिए यूज होती है। DIR कमांड मैंने पढ़ाई थी, DIR मतलब डायरेक्टरी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी फोल्डर में हो, फॉर एग्जांपल अगर आप DIR कमांड क्लिक करोगे, यहाँ पे C ड्राइव का जो रूट डायरेक्टरी है उसमें है अभी ये, तो DIR इसने क्लिक किया है तो यहाँ पे उस डायरेक्टरी में जितने भी फोल्डर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो परफ्लॉग्स है, प्रोग्राम फाइल्स है, ये सारे फोल्डर्स जो हैं या फिर डायरेक्टरी जो है वो प्रिंट होती है। तो DIR से जो भी फाइल्स या सब डायरेक्टरीज या सब फोल्डर्स होते हैं वो प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी इन DOS। अगर आपको नई डायरेक्टरी बनानी है DOS में तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी होती है? REN, DEL, CD या फिर MD। यहाँ पे अगर आपने देखा CD चेंज डायरेक्टरी हो गया, DEL डिलीट हो गया, MD जो है इसका मतलब है मेक डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी या फिर फोल्डर बनाने के लिए आपको MD यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक फोल्डर बनाना है या फिर एक डायरेक्टरी बनानी है, लाइक माई फोल्डर जिसका मुझे नाम रखना है, तो मैं लिखूंगा MD फिर फोल्डर का नाम या फिर डायरेक्टरी का नाम। तो इससे एक C ड्राइव के अंदर या फिर इस वॉल्यूम के अंदर, C वॉल्यूम के अंदर या फिर इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा माई फोल्डर। तो MD इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इनमें से बताना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। लिनक्स, डिबगर, मोजिला, गूगल क्रोम, इंटेल 8085। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबगर ये सॉफ्टवेयर है, मोजिला ये एक ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, और इंटेल 8085 जो है एक प्रोसेसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वॉट हैपन्स व्हेन यू बूट अप ए पीसी। जब आप पीसी को बूट करते हो, स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है? पोर्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, पोर्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी ऑन टू डिस्क, पोर्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंपाइल्ड, पोर्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एमुलेटेड। तो बूटिंग मैंने आपको बताया कि बूटिंग जब होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज या डिस्क जो होती है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब अगर आपका पावर ऑफ भी हो जाता है सिस्टम तब भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सेव रहता है। तो जब आप ऑन करते हो अपने सिस्टम को तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एक पोर्शन जो कि कर्नल होता है वो कर्नल डिस्क से कॉपी होता है मेन मेमोरी में। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, Digest use only text types one after another just as commands used in MS-DOS। इनमें से किस में सिर्फ आप टेक्स्ट या फिर कैरेक्टर्स टाइप करके कमांड्स दे सकते हो? CUI, CLI बोथ 1 and 2 और GUI। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो CUI और CLI एक ही चीज़ है, मतलब ऐसे सिस्टम्स जिनमें आप कमांड्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या फिर अपने सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस जो हैं ये 1 and 2, तो ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों में आप कमांड्स टाइप करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग रेफर्स टू द मीन बाय विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर प्रोग्राम इंटरैक्ट्स विद द यूजर। हमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक यूजर कैसे इंटरैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे प्रोग्राम फ्रंट एंड कहते हैं,
प्रोग्राम इंटरफेस कहते हैं, यूजर लॉगिन कहते हैं या फिर यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यूजर इंटरफेस का मतलब है कि आप कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या अपने सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करोगे, उसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। क्या अगर आप कमांड्स के थ्रू करोगे तो उसे हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस कहेंगे। अगर आप ग्राफिक्स के थ्रू, आइकन्स के थ्रू इंटरैक्ट करोगे तो उसे हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहेंगे। तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग टर्म्स एक्सप्लेन्स द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन फाइल एट द सेम टाइम ऑन अ सिंगल प्रोसेसर। अगर एट अ टाइम एक से ज़्यादा फाइल्स या फिर एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग एंड प्रोसेसिंग ऑल ऑफ फर्म्स ट्रांजैक्शंस एट वन टाइम इज कॉल्ड। ट्रांजैक्शंस को ग्रुप करना और फिर उनको ग्रुप वाइज प्रोसेस करने को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन 1 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑन टाइम सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब मैंने बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो मैंने बताया था बैच प्रोसेसिंग का मतलब है बैच वाइज प्रोसेस करना, मतलब पहले ग्रुप करना जॉब्स को और फिर वन बाय वन उन ग्रुप्स को एग्जीक्यूट करना या फिर प्रोसेस करना। तो यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। सी यू नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।